कोई आ जाए। नमस्कार, स्वागत है सत्यम। कैसे हैं आप? बस एकदम। जैसे आपकी जो छवि है दुर्ग में एकदम कठोर कलेक्टर की है, तो ऐसी छवि क्यों बन गई आपकी? पता नहीं किसने बनाई छवि। मेरे पास में पहले रॉटवीलर था, अभी मेरे पास में हस्की है। बहुत ही प्यारा डॉग है। अभी दौड़ा रहा था हमको बाहर। फिर बाद में मालूम पड़ा अरेंज मैरिज है। Arrange आप लोगों को देख के लगता नहीं कि अरेंज? कहाँ से पता लगा ये सब चीज़ें? रिसर्च हमारा बहुत तगड़ा होता है। बड़ा वैसे मतलब सरप्राइजिंग भी है कि 5-7 मिनट आप किसी से मिलते हो और सीधे शादी। क्या घर का काम भी आप शायद नहीं करते? घर का काम अगर कोई करने को कहता है तो आप कहते हैं कि कलेक्टर में घर का काम करने के लिए। नहीं, ऐसे केवल एक बार मैं छुट्टी पर गया हूँ। मैम नाराज नहीं होते हैं घुमाने नहीं जाए तो? वो समझ गई हैं। अब क्यों? दाढ़ी ख्याल कैसे है कि दाढ़ी रखना चाहिए? वो फेवरेट डिश क्या है, क्या खाते हैं आप? दाल बाटी चूरमा? बहुत सारे बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। आप अरिजीत सिंह के फैन हैं, गुनगुनाते रहते हैं गाना अरिजीत सिंह का? हाँ, मतलब अरिजीत सिंह का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गिटार भी बजाते हैं? हाँ, मैं गिटार बजा लेता हूँ। ऊपर ऑफिस में हड़काते रहते हैं बहुत लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब दोस्तों के साथ में जब बैठता हूँ तो केवल हंसना हंसाना ही होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आगे रहता है ना लैग पुलिंग में, मजाक करने में, वो मैं रहता हूँ। हम जिस घर के सामने खड़े हुए थे तो गाँव के लोगों ने बताया कि ये एक बहुत बड़े नक्सली हैं, उनका घर है। अच्छा, जिनको घूमने नक्सल कहीं उठाने ले जाए? कुछ गाँव में तो बहुत डर लगा था। जैसे आप बस्तर में जाते हो, आप बस्तर के हो जाते हो, बस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। कॉलेज में पढ़ाकू थे कि बदमाश थे? बैक बेंचर तो नहीं, इस क्लास में तो मैं आगे बैठा करता था। ये दुर्ग जिले के भी 5-5 मंत्री आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत रहता होगा आपको। नमस्कार, सादर प्रणाम, मेरा नाम सत्यम पांडे है। लगातार हम जो है प्रशासनिक अधिकारियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो बलौदा बाजार के कलेक्टर हैं रजत बंसल, उनका इंटरव्यू किया था। तो हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया आप बलौदा बाजार जा रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जो वहाँ रहते हैं दुर्ग जिले में, दुर्ग जिले के कलेक्टर जो है पुष्पेंद्र मीना, उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? हमने सोचा है बात तो सही है, तो उस अनुसार पहुंच गए हैं मीना जी के बंगले में। उनसे बात करेंगे बिल्कुल वही हमारे अंदाज में। तो बंगला है, आइए चलते हैं। अरे नमस्कार भैया, क्या हाल चाल? हाल चाल सब कलेक्टर साहब बैठे हैं? बैठे हैं। आ जाएं अंदर। आ जाए। ओके, बात करते हैं उनसे। हेलो भैया, नमस्कार, बैठे हैं क्या? हाँ बिल्कुल आओ। बस आ रहा भैया, आ रहा भैया, आ जाए। नमस्कार, स्वागत है सत्यम। कैसे हैं आप? बस एकदम। बैठिए सर। सर आप मीडिया वालों को इंटरव्यू देते नहीं है, तो हमारे लिए राजी कैसे हो गया आप? कई बार आपने बोल दिया तो मुझे लगा कि बात कर लेनी चाहिए। तो मीडिया वाले उसकी नाराज़गी आपकी? नहीं, नाराज़गी ऐसा कुछ नहीं है, पर इंटरव्यू लायक कुछ होता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात होती भी नहीं है कि जो इंटरव्यू में ऐसी कुछ की जाए। चलिए, इस इंटरव्यू के बाद बताइएगा कि इंटरव्यू कैसा लगा आपको। बिल्कुल। तो अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि मैं IIM बेंगलोर से शायद आपने पढ़ाई की है? मैं राजस्थान में दौसा ज़िले में गांव में घूमना, वहाँ से हूँ। वहाँ पे मैंने 5th तक पढ़ाई की थी गांव में ही। फिर पापा जुडिशरी में आ गए थे, जज बन गए थे। तब कई अलग अलग राजस्थान के ज़िलों में कई स्कूल्स में पढ़ाई की। फिर राजस्थान कॉलेज से BA किया। फिर IIM बेंगलोर से MBA किया। और उसी के बाद में फिर UPSC क्लियर करके फिर IAS में सिलेक्शन हुआ। फिर छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ ट्रेनिंग के बाद। तो आपने बहुत फास्ट फॉरवर्ड बता दिया। मतलब IIM में पढ़ाई कर रहे थे, अब अचानक से कैसे ख्याल है कि UPSC करना चाहिए मुझको? मेरा 10th तक अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा साइंस मैथ्स में मैं काफ़ी अच्छा था। अच्छा, टॉपर और मतलब स्कूल्स टॉपर, हाँ मतलब ठीक ही, मतलब अच्छे मार्क्स आते थे स्कूल्स में। टॉपर्स में मान सकते हैं, टॉपर्स में, हाँ मतलब टॉपर्स में रहा हूँ। और उसके बाद में फिर अब उस एज में इतना कुछ समझ में तो आता नहीं है, पर पापा हमेशा बताया करते थे कि UPSC IAS IPS कलेक्टर तो फिर बाद में उस टाइम पे मुझे IPS बड़ा अच्छा लगने लग गया था। फिर उस जब बच्चे होते हैं तो ये मूवीज़ ये सब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो IPS मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो फिर उसके बाद में फिर UPSC क्लियर करने के लिए फिर इधर घर से और सबसे एडवाइस मिली कि आर्ट्स ठीक रहती है। उस टाइम पे मुझे ऐसे एडवाइस मिली, तो मैंने फिर 10th के बाद में फिर साइंस मैथ्स में काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में फिर मैंने आर्ट्स ले ली और फिर आर्ट्स में ही पढ़ाई की। बट जब आर्ट्स में जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने देश में आर्ट्स से अगर आपने पढ़ाई की है तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप हो जाता है। और दूसरी बात फिर UPSC जब कॉलेज हो गई थी तब समझ में आया कि UPSC क्लियर करना बहुत आसान नहीं है। 10 लाख लोग हर साल एग्जाम में बैठते हैं, उनमें से 12,000। फिर भी आपने पहली अटेम्प्ट निकाल लिया? तो फिर हाँ वही मैं बता रहा था। तो फिर और 12,000 बच्चों को का ही जो पहला जो टेस्ट होता है प्रीलिम्स में, 12,000 बच्चे ही प्रीलिम्स निकाल पाते हैं।
और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है। तो फिर मुझे लगा कि, और एज भी काफ़ी कम थी मेरी। किस एज में आप IAS बन गए? मैं 23-24 साल में मैंने निकाला, 23-24 साल में मैंने एग्ज़ाम निकाल ली थी। हाँ 24th, हाँ 24। और तो फिर मुझे लगा कि एज भी मेरी साइड में, तो कुछ और ऐसा कर लेना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स, ताकि बाद में ऐसा कुछ रिग्रेट ना रहे। तो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये था। फिर बाद में ये भी था कि एक हायर एजुकेशन भी रहनी चाहिए, पर मेन फोकस तो वो था ही कि कुछ प्रोफेशनल, कुछ एक बैकअप रहना चाहिए। बट उस समय पे MBA का भी एक अच्छा बूम चल रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल रही थी। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाई, उसके बारे में जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो फिर समझ में आया कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। आप जब इसमें जाते हैं तो जैसे लॉ है, MBBS है, इन सब में जैसे स्किल सीखने को मिलती है, इसी तरह से मैनेजमेंट के कई सारे जो आयाम होते हैं, कई जो टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो सब आपको सीखने मिलती है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब मैंने डिसाइड किया कि MBA कर लेना चाहिए। जब मैं IIM बैंगलोर में गया तो बहुत ही अलग ही तरह का इन्वायरमेंट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। आप कॉलेज में पढ़ाकू थे कि बदमाश थे? स्कूल्स तक मैं नहीं, मैंने घर पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कभी नहीं की, बट स्कूल्स तक मैं हमेशा टॉपर्स में रहा था। 12th में भी मैंने अपनी स्कूल टॉप की थी। और कॉलेज में भी मतलब, पर स्कूल्स और कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा घर पे पढ़ाई करने वाला नहीं था। बस एग्ज़ाम से पहले जो पढ़ने वाला जो रहता है, मतलब नॉर्मल टिपिकल इंडियन स्टूडेंट। हाँ मतलब बैक बेंचर तो नहीं, इस क्लास में तो मैं आगे बैठा करता था जनरली। बट हाँ, अगर घर पे ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ाई करता था। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मेरा बहुत ज़्यादा वो नहीं था उस समय। स्कूल्स में तो मोस्टली क्रिकेट में रहा करते थे। कॉलेज टाइम पे कंप्यूटर गेम्स में काफ़ी टाइम दिया, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने में। कॉलेज में क्या होता है कि पहली बार आपकी एक फ्रेंड सर्कल अच्छी सी बन जाती है, आप घूमना फिरना चालू करते हो, तो एक उस तरह का था। हाँ उसमें रहा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में करता था बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट जब MBA करना, जब IIM बैंगलोर में गया तो फिर वहाँ केवल पढ़ाई थी। वहाँ पे 16, 17, 18 घंटे दिन भर का। मुझे याद है रात को 3-4 बजे तक हम लोग पढ़ते थे, सुबह 8 बजे क्लास, और सुबह 8 बजे क्लास। वहाँ ऑप्शन नहीं था, वहाँ तो वहाँ पढ़ने, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एकदम ख़त्म हो जाओगे। और उस टाइम पे फिर एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि प्राइवेट सेक्टर भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इंटर्नशिप भी की थी, जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ पे काम काफ़ी अच्छा रहा मेरा। तो वहाँ उस कंपनी ने मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफ़र भी दे दिया था, मतलब फुल टाइम ऑफ़र भी दे दिया था मुझे, और मेरे 1 साल का MBA भी बचा हुआ था। तो फिर क्या था वो ऑफ़र का पैकेज, क्या था? मतलब पैकेज बहुत अच्छा था, पर और कंपनी भी बहुत अच्छी थी। तो फिर मुझे लगा कि पर जब मैंने देखा समझा तो एक मोटिवेशन, काफ़ी अच्छा पैकेज के बाद में भी, और इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद में भी, इंडिया की अमॉन्ग दी मोस्ट लीडिंग कंपनीज में से एक है। तो पर वहाँ पे भी बहुत काम होता था और लिविंग स्टाइल बहुत अच्छी थी। पर वहाँ पे काफ़ी काम करते थे, पैसा वैसा भी अच्छा मिलता था, बट फिर एक मोटिवेशन हमेशा से मुझे रहती थी कि एक कुछ तो कहीं पे मतलब दिक्कत है, मतलब कहीं तो कुछ कमी है। मतलब बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। काम इंटरेस्टिंग था, बट बहुत ज़्यादा एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एक आत्मसंतुष्टि, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे। तब फिर मैंने वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था कि 2 साल के लिए आप प्लेसमेंट को डिले कर सकते हैं, तो वो मैंने ऑप्शन ले लिया था। और फिर UPSC का मैंने फिर सोचा, और फिर UPSC क्लियर की, फिर IAS में आया। और फिर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि IAS में जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है और इतनी कम एज में मिलता है। मैं 24-25 साल में जब पहली पोस्टिंग में आया, और पहले मेरी पोस्टिंग थी कोरबा में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में, तो डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर मिला, शहर का एक्सपोजर मिला। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। आपने UPSC का एग्ज़ाम दिया, प्री आपने निकाल लिया, मेंस आपने निकाल लिया, फिर इंटरव्यू का दौर आया। मैंने इससे पहले बंसल जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यू होता है वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो इंटरव्यू के वक्त कोई किस्सा हो, जैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ होती कि ये अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे। इंटरव्यू में बड़ा ही अच्छा, इंटरव्यू से पहले हालत बड़ी ख़राब थी। मतलब जिस दिन इंटरव्यू था, ये तो मेरा पहला टाइम था इंटरव्यू देने का, बट UPSC के लिए, तो बहुत हालत ख़राब थी। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन 3-4 बजे के आस 3-3:30 बजे के आसपास इंटरव्यू था, सुबह से हालत ख़राब थी। मेंबर बैठे हुए हैं, क्या बातें हुई वहाँ पे? तो मुझे याद है वो इंटरव्यू से पहले मैं पूरे टाइम वो UPSC के जो ऑफिस था उसमें, धौलपुर भवन, उसमें केवल घूम फिर ही रहा था मैं, क्योंकि काफ़ी नर्वस था। बट जैसे ही कमरे में आप एंटर करते हैं तो 4-5 लोग बैठे हुए थे, एक पूरा पैनल था, और बहुत इस तरह का नहीं होता अंदर।
एक राउंड टेबल थी और साथ साथ ही बैठे हुए थे। मुझे याद है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। एक जो इंटरव्यू पैनलिस्ट थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे, एक यहाँ पे बैठे हुए थे, एक यहाँ थे, एक यहाँ थे और चेयरमैन सामने थे। तो मतलब 4-5 लोग थे और बहुत ही छोटी सी टेबल थी। बहुत इस तरह का जो एक डिस्टेंस होता है वैसा नहीं था और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। मतलब मेरा इंटरव्यू मैं देखा कि बाकी सारे जो लोग थे जो मेरे ग्रुप में थे सबका 15-18 मिनट इंटरव्यू चल रहा था, मेरा 45 मिनट इंटरव्यू चला। ऐसा क्या हुआ अंदर? और मुझे जब मैं निकला तो मुझे लगा कि 2-4 मिनट ही हुआ है। जो बाद में फिर बाकी लोग जो बाहर वेट कर रहे थे उन्होंने बताया कि 45 मिनट चल रहा था आपका इंटरव्यू। तो मुझे वो टाइम ही याद नहीं रहा, पर बहुत ही जैसे जो जितने नर्वस थे वहाँ जाके वो सब फील नहीं होता है। बहुत ही मतलब नॉर्मल हो गया था। आराम से बात कर रहे हैं, उनके पास में मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म था जिसमें अपना पूरा बैकग्राउंड, एजुकेशन, सब कुछ सारी डिटेल्स होती है उसी के बारे में पूछ रहे थे। फिर जनरल चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, उस समय जो करंट इश्यूज़ थे, हॉबीज़ के बारे में पूछा। बहुत ही मतलब बहुत ही स्मूथ इंटरव्यू होता है। जो जिस तरह का लोग बोलते हैं कि बहुत सारे बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, इस तरह के मुझसे तो कुछ नहीं पूछा गया था। और उस दिन मेरे साथ में जो ग्रुप में लोग थे उनसे भी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। देखिए हमारे देश में मैंने कभी कभार बट सुना है लोगों से कि कई बच्चों से बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं, बट लकीली मैं बच गया था, मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था। जैसे मैंने पढ़ा था कि अगर मैं आपकी बीवी को लेकर भाग जाऊँ तो आप क्या करेंगे, इस टाइप की तरफ। मैंने भी सुना इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सुना। कितनी सीढ़ियाँ थी, इस टाइप के सवाल मैंने सुना है कि इस तरह से, पर मुझसे कोई नहीं पूछा गया था। जनरल सवाल पूछे गए थे। तो उस वक्त आपकी दाढ़ी नहीं थी शायद? नहीं, मैं दाढ़ी तो बहुत ही रिसेंट फिनोमेनन है। वो उस समय नहीं थी। तो दाढ़ी ख्याल कैसा है कि दाढ़ी रखना चाहिए? दाढ़ी बस ख्याल नहीं आया था। मेरा एक बार पैर टूट गया था। तो जब मैं स्टेट में CEO स्किल डेवलपमेंट था, टूट गया मतलब कुछ थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था। तो उस समय मैं 2-2.5 महीने बेड पे रह गया था। तो अब कौन शेव करने जाएगा जब पैर टूटा पड़ा है। तो फिर जब दाढ़ी आ गई तो देखा तो अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रहा हूँ। फिर वाइफ ने बोल दिया कि तो अब ज़्यादा बेटर लग रही हो पहले से। फिर क्या था मतलब एक बार से हम फोन चला रहे थे तो दैनिक भास्कर का जो है वो नोटिफिकेशन आया, उसमें सुरेश रैना थे। तो हमको लगा आप हैं उसमें, वो आपकी तरह। कौन थे? सुरेश रैना। अच्छा। तो आपकी थोड़ी फेस मिलती है उनसे। ओके थैंक यू। हमारे भारत में जो UPSC निकाल लेता है, चाहे वो चौथे 5वें जितने भी अटेम्प्ट निकाले, तो बहुत बड़ा तुर्रम खा बन जाता है। आपने पहले अटेम्प्ट निकाल लिया, जो पहली अटेम्प्ट निकाल लेता है वो तो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। तो घर पे कितना आपको इज्जत मिला या फिर समाज में दोस्तों से कि यार आपने निकाल लिया UPSC आपने? तो मतलब वैसे बहुत पुरानी बात होगी, अब तो 11 साल पुरानी बात होगी, पर मतलब 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा ही लगा था। मतलब घर में भी थोड़ा एकदम एक्साइटमेंट वाला बड़ा मतलब एक मतलब फेस्टिव टाइप का त्यौहार जैसा एक माहौल तो रहा ही था, पर बाद में नॉर्मल हो गए थे। मतलब जैसे कई सारी बुक्स में हम पढ़ते हैं ना कि कोई ना कोई जैसे कोई मंजिल होती है डेस्टिनी। हाँ, तो मंजिल में जब जैसे आप पहुँचते हो तो उससे अच्छा जो सफ़र होता है, वो जो जर्नी होती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो मंजिल जब मिली तो 2-3 दिन तो बड़ा मतलब अच्छा ही रहा था। और इवेंचुअली मतलब एक ओवरऑल लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, अच्छा रहा। बट उस टाइम भी 2-4 दिन बहुत अच्छा रहा था। अरिजीत सिंह को काफ़ी सुनते हैं आप? अरिजीत सिंह, हाँ, अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है। आपके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे तो कुछ रिसर्च करने लायक था नहीं। गूगल पे सर्च करेंगे तो 2012 बैच के IAS है ये मालूम पड़ता है, और यूट्यूब पे सर्च करें तो कुछ आपके बारे में कहीं इंटरव्यू नहीं है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्या पूछे सवाल आपसे, रिसर्च कैसे करें। खैर चलिए, तो मैं बता देता हूँ छत्तीसगढ़ में। फिर मैं कोरबा में थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ कि कोरबा में मैंने सहायक कलेक्ट्री की, असिस्टेंट कलेक्टर था। उसके बाद में फिर मैं जशपुर में बहुत ही सुंदर जगह है, बगीचा नाम का सब डिवीज़न है, वहाँ पर मैं फिर SDM रहा 1 साल। उसके बाद में फिर महासुंदर में CO जिला पंचायत रहा। और फिर मैं IT डिपार्टमेंट में मैं फिर 1 साल रहा चिप्स में। उसके बाद में फिर मैं स्टेट में स्किल डेवलपमेंट में CO रहा हूँ 1 साल। फिर मैं कोंडागांव में 2 साल कलेक्टर रहा हूँ, और वो बहुत अच्छा टाइम था। मतलब बहुत ही बस्तर में काम करने का जो था, मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी अमंग द बेस्ट पोस्टिंग्स दैट आई विल एवर डू इन माई लाइफ। वो हमेशा याद रहेगा। और बस फिर कोंडागांव के बाद फिर मैं दुर्ग में आया। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ कोंडागांव का रहा? अभी तक का जो मतलब बाकी सारी एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं, बट जो बस्तर में काम करने का जो मौका रहता है, जो अवसर मिलता है, बताइए कैसे बस्तर में। एक तो क्योंकि मैंने हमेशा सुना था, जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे सब मुझे बताया करते थे कि जैसे आप बस्तर में जाते हो आप बस्तर के हो जाते हो, बस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। और मुझे बहुत लोगों ने बताया था, जितने भी वहाँ पे कलेक्टर्स थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे याद है जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, तो अब उसी साल हमारे एक सीनियर थे एलेक्स पॉल मैन सर, मुझे याद है शायद इंटरव्यू से पहले ही उनका 2012 अबडक्शन हुआ था। हाँ। तो उस टाइम पे जनरली इस तरह का माहौल रहता है कि सब लोग अवॉइड करना चाहेंगे बस्तर की पोस्टिंग को। पर जब मैं छत्तीसगढ़ में आया तो बड़ा ही मतलब बड़ी डिफरेंट चीज़ देखी, और ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल थी
कि एक्चुअली जो आईएएस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे वो बस्तर में पोस्टिंग चाहते हैं, बस्तर में काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव होता है, काम करने का स्कोप बहुत ही बड़ा होता है, और वहाँ की जो जगह है, मौसम है, कल्चर बहुत ही यूनिक कल्चर, लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत ही मतलब। और तो मैं ये स्टार्टिंग में पहले दिन से सुन रहा था कि बस्तर में काम करना है, बस्तर में काम करना है, और बस्तर सबसे मतलब वो एक सबसे ज़्यादा मेमोरेबल स्टिंट रहने वाला है। तो मन में था ही, जब कोंडागांव का जब जैसी मेरी पोस्टिंग हुई, जब वहाँ पे जाके देखा, तो जितना मैंने सुना था मुझे उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं, बहुत सीधे साधे हैं, ट्राइबल जो कल्चर है बहुत ही यूनिक है, तो बहुत अच्छा है। कि आप कोंडागांव में ढल गए थे, तो वहाँ की भाषा आती है आपको हल्बी? नहीं, हल्बी मैं पूरा समझ लेता हूँ। अच्छा। पर मैंने बोलने की ऐसी कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबको समझना हिंदी आती थी, पर समझ में हल्बी आने लगी थी अच्छी। कोंडागांव में क्योंकि नक्सल एरिया भी है, और स्पेशली अगर आप रायपुर से कोंडागांव साइड जाते हैं तो जो राइट साइड है वो काफ़ी नक्सल अफेक्टेड था। इनफैक्ट सबसे जो मुझे जहाँ तक बताया गया है कि सबसे पहला जो आईडी ब्लास्ट हुआ था नक्सल हिस्ट्री में, वो छत्तीसगढ़ में कोंडागांव में हुआ था, बड़े डूंगर में हुआ था 1985 के इलेक्शन वो में। बस्तर में ही था, फिर बाद में चेंज कर दिया। हाँ, तो 1985 में इलेक्शन के टाइम पे हुआ था। तो उन सब एरियाज़ में बहुत घूमा। इनफैक्ट कई सारे गांव ऐसे थे जिसमें जब मैं गया तो गांव वालों ने मुझे बताया कि मैं पहला ऑफिसर हूँ, मतलब कोई सीनियर ऑफिसर, कलेक्टर को तो छोड़े, बस्तर में घूमने नक्सल कहीं उठा न ले जाए। कुछ गाँव में तो बहुत डर लगा था। अच्छा। मुझे याद है कि मतलब कुछ एक गांव में जब हम गए, जैसे एक गांव था बेचा, फिर एक गांव था तुमड़ीवाल। जब तुमड़ीवाल में जब मैं गया तो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी मुझे बताया गया कि कभी गए नहीं थे। कलेक्टर एसपी तो कभी नहीं गए, मतलब कभी नहीं गए थे। तो मैं और मेरे एसपी साहब गए थे, और बहुत बड़ी एक नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, और वो जो गांव है, कई सारे जो बस्तर के जो ज़िले हैं उनको पहाड़ से कनेक्ट करता है। तो नक्सलियों के लिए बड़ी सेफ जगह रहती है कि अगर मान लीजिए एक तो पुलिस वाले आएंगे तो नदी से दूर वैसे दिख जाएंगे, और उसको क्रॉस करने से पहले एक और बहुत नक्सल अफेक्टेड गांव है कुदूर नाम का। कुदूर वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े एम्बुश हुए हैं। एक बार शायद 11 जवान शहीद हुए थे। उसकी जो घाटी है वो बड़ी खतरनाक घाटी है, एम्बुश पॉइंट नक्सलियों के लिए बड़ा अच्छा है। तो कुदूर भी मतलब एक्सट्रीमली वल्नरेबल विलेज माना जाता है ना। तो उसमें 2-3 बार गए हैं, तब थोड़ी हिम्मत है कि अब तुमड़ीवाल जाना चाहिए। और तुमड़ीवाल का तो ये था कि सबने मना कर दिया था कि जा ही नहीं सकते, बट इवेंचुअली फिर एसपी साहब को कन्विंस करके फिर हम लोग गए। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ पे ये कि क्योंकि नक्सली आपको पहले ही देख लेते हैं, और वैसे ही एक बहुत खतरनाक गाँव आप पहले ही क्रॉस करके आ चुके हैं, और नदी जब आप क्रॉस करते हैं तो विजिबिलिटी नक्सलियों के लिए रहती है, और अगर पुलिस लेके भी आते हैं तो उनके लिए भागने का अच्छा रहता है, एम्बुश पॉइंट्स बहुत है, तो थोड़ा सा डेंजरस तो था ही। और जब वहाँ पे गए तो जिस घर के सामने खड़े हुए थे, तो गांव के लोगों ने बताया कि ये एक बहुत बड़े नक्सली हैं, उनका घर है। अच्छा। जिनके ऊपर 40-50 से ऊपर मतलब हत्याओं का केस दर्ज है। फिर उनके पड़ोस में थे, वो भी इतने ही बड़े नक्सली थे, उनके ऊपर भी 30-40 हत्याओं के केस दर्ज है। मुलाकात हुई आपकी उनसे? नक्सलियों से नहीं, उनकी एक जो सबसे बड़े उस गांव के जो नक्सली जो रहे, मतलब वो पूरे बस्तर एरिया में ही बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उनकी माता बैठी हुई थी वहाँ पे। अब उनसे तो उन्होंने बात नहीं की हमसे, हमने बात करने की कोशिश की थी, पर ऐसी 7-8 बहुत बड़े बड़े नक्सल जो कमांडर्स हैं उनके घर थे, और बहुत ही सूना सा गाँव, बहुत कम पॉपुलेशन। तो इस तरह के कई सारे गांव हमने वहाँ पे घूमे फिरे, और वहाँ पे बहुत सारी फिर चीज़ें की। और फिर बाद में तो ये हो गया था कि डर नाम का जो एक फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। बहुत ही अपनापन आ गया था लोगों से, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो सब आ गया, क्योंकि लोग आपसे बहुत घुल मिल गए थे। मुझे याद है जब 2020 में कोएमारी जो वाटरफॉल है, कोएमारी, हाँ, तो वहाँ पर उससे पहले वो भी काफ़ी, वहाँ कोएमारी तो दलम है, इनफैक्ट नक्सली की एक टीम है। कोएमारी केशकाल में आता है शायद। हाँ, केशकाल में, और बहुत ही सुंदर जगह है। उस एरिया में हमने लगभग 21 वाटरफॉल ढूंढ के निकाले थे, जो उस समय तक छत्तीसगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैप में भी वो थे नहीं, तो उनको ढूंढ के निकाला, और उसको फिर टूरिज्म में हमने फिर इंक्लूड करवाया, उसका डेवलपमेंट चालू करवाया। और लगभग 1.5 साल में आसपास के ज़िलों के, एक बार जब मैं आईजी साहब और एसपी साहब जब वापस गए थे ऐसे घूमने के लिए, हम भी देखने के लिए गए तब वापस,
तो एमपी से भी टूरिस्ट आए हुए थे। लगभग जो रिकॉर्डेड जो हमारे पास नंबर था 1,80,000 के आसपास के टूरिस्ट आसपास के जिलों से आ गए थे। अब तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो उन वाटरफॉल्स के बारे में बताते हैं, बट एक पॉइंट से पहले उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। तो 2020 में ही नक्सली साउथ के नक्सलियों की पूरी टीम आई थी जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था और कोविड का टाइम चल रहा था। इसी टाइम पे अप्रैल के आसपास 24-25 अप्रैल के आसपास ही था या फिर मार्च के आसपास था। तो 18 करोड़ की गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ जला दी थी। तो अभी जब वाटरफॉल आप जाओगे तो वो सारी गाड़ी आपको लाइन से अभी भी एकदम पूरी काली जलवी हुई आपको दिखेगी। जब हम 12th में तब के वहाँ गए हुए थे तो वो देखने में जब अब लगता है ना कि एकदम वाटरफॉल के साथ, अब वहाँ पे मानसून के टाइम पे हर दिन 1,500 से 2,000 लोग रहेंगे। इतना ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता चल गया और सामने वो गाड़ियाँ जली हुई दिखती हैं आपको। तो एक ही बहुत ही स्टार्क एक डेवलपमेंट, एक कॉन्ट्रास्ट आपको दिखता है कि। और जब मुझे याद है जब मैं पहली बार वहाँ पे गया था तो उस एरिया में गांव के जो मेन चौक था उस पर कुछ नहीं था। अब वहाँ पे जाएंगे तो क्योंकि टूरिज्म में हमने फोकस कराया तो बहुत सारी शॉप्स खुल गई हैं, ढाबे टाइप से खुल गए हैं और बड़ी अच्छी जगह बन गई है और बहुत लोग आते हैं अब तो। फिर दूसरी जो चीज़ की वहाँ पे फिर एक PMJSY की रोड सैंक्शन थी काफ़ी टाइम से, उसको और उसी की गाड़ियाँ जली थी तो उस रोड को पीछे पड़ के बनवा दिया। तो अब मोबिलिटी बड़ी आसान हो गई है। और नक्सल एरियाज़ में मैंने ये देखा है कि अगर आपने रोड का काम करा दिया और लोगों का आवागमन अच्छा हो गया तो धीरे धीरे करके नक्सली उस जगह से पीछे हट जाते हैं। और जैसे ही जब अगली पीढ़ी जब रोड के माध्यम से मेन स्ट्रीम जब समाज है हमारा बाकी जो डेवलपमेंट इसको देखती है तो नक्सलियों में जो अगली जो पीढ़ी है रिक्रूटमेंट जो इनका होता है अगली पीढ़ी उनकी तरफ जाती नहीं है तो धीरे धीरे बहुत बड़ा झटका उनको लगता है। आपने बताया कि आप IPS बनना चाहते थे। हाँ, मतलब स्कूल और IAS में कैसे रुझान आ गया आपका? स्कूल कॉलेज टाइम तक बड़ा मतलब बहुत ही मुझे ग्लैमरस जॉब लगता था कि आप IPS बनो, एक यूनिफॉर्म है, आपके पास में एक पूरी टीम है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। बट जब फिर कॉलेज के बाद जब फिर MBA किया, फिर थोड़ा और पढ़ाई किया तो मुझे लगा कि IPS भी बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है। बट IAS में जो डेवलपमेंट का जो स्कोप है, क्योंकि अगर हम काम को देखें तो जैसे कोई क्राइम हो गया उसके बाद में हम रिएक्ट कर रहे हैं IPS में, या फिर क्राइम को रोकने के लिए हम प्रोएक्टिवली भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बट IAS में क्या है कि केवल डेवलपमेंट के एरिया में आप प्रोएक्टिवली बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो सोचेंगे आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर वो जनता के लिए अच्छी है, समाज के लिए अच्छी चीज़ है तो स्कोप है जो कैनवास आपके सामने काम करने का वो बहुत बड़ा है। तो वो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था जिसमें मैंने डिसाइड किया कि IAS में मुझे आना चाहिए। तो आपने कोचिंग किया था कि बिना कोचिंग के आप UPSC निकाल मैंने गए? कोचिंग ज्वाइन की थी साइकोलॉजी की 1 महीने के लिए, पर उसमें बहुत टाइम जा रहा था। UPSC के जो छात्र होते हैं उनको बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, कोचिंग करें या ना करें। आजकल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, क्योंकि सब कुछ सारे जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं सबके वीडियोस यूट्यूब पे हैं। उस टाइम पे मुझे याद है यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, उस समय ब्लॉगिंग का बड़ा था। तो जो टॉपर्स होते थे वो ब्लॉग्स पे अपना एक्सपीरियंस लिखते थे, तो उनको पढ़ के हम लोगों को गाइडेंस मिली थी। मैंने केवल 1 महीने कोचिंग की थी, फिर छोड़ दिया था। वो सेल्फ कोचिंग की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेन ये है कि आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। मतलब मेरा तो मुझे याद है कि 6-7 महीना मैं कहीं निकला ही नहीं था। कितने घंटे पढ़ते थे आप? पूरे टाइम पढ़ते ही रहते थे, सोने और खाने के अलावा बस। मैं ना किसी से फ़ोन में बात करते थे, ना कहीं घूमने फिरने जाते थे, ना मूवीज़ देखते थे। पूरे टाइम, लगभग पूरे टाइम, अब उसमें घंटों में मैं क्या बताऊँ, मतलब अभी आप जाते हैं घूमने फिरने? मैं कलेक्टर बनने से पहले हर 3-4 महीने में देश में कहीं ना कहीं घूमने जाता था, क्योंकि ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा शौक है। कलेक्टर बनने के बाद मैं क्योंकि काफ़ी काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, छुट्टी खुद को ही मांगना बड़ा बुरा लगता है। तो अब मैंने दुर्ग ज्वाइन किया था जुलाई में, केवल 1 बार मैं छुट्टी पे गया हूँ दिसंबर के आसपास। मैम नाराज़ नहीं होती हैं घुमाने नहीं जाते उनको? वो समझ गई हैं अब, क्योंकि पहले भी देख चुकी हैं कोंडागांव में 2 साल, तो अब समझ गई हैं। और तो ऐसा कोई इशू नहीं। मैंने सुना है कि आपको बहुत बढ़िया कुकिंग आती है। कुकिंग नहीं बिल्कुल नहीं आती। सार्केज़म था आपको, बिल्कुल मैगी बनाने नहीं आती शायद आपको? हाँ, मुझे कुकिंग में मुझे कुछ भी नहीं आता। घर का काम भी आप शायद नहीं करते? घर का काम अगर कोई करने को कहता है तो आप कहते हैं कि कलेक्टर में घर का काम करने के लिए? नहीं, ऐसे तो मैं नहीं बोलता हूँ, पर हाँ मतलब घर का काम क्या, मतलब घर का काम मतलब हाँ मतलब कभी मैंने किया भी नहीं है, बचपन से ही नहीं किया। और ऐसा कुछ मतलब हमेशा पढ़ाई लिखाई में टाइम चला गया। तो फेवरेट डिश क्या खाते हैं आप? दाल बाटी चूरमा? फेवरेट डिश मतलब पनीर का बना हुआ कोई भी आइटम, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, और राजस्थानी जो डिशेस हैं, साउथ इंडियन में मसाला डोसा,
पिज़्ज़ा जो मतलब इटालियन में पिज़्ज़ा, मतलब जो भी खाना अच्छा बने, मैं फूडी तो हूँ, मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, बट कोई भी किसी भी तरह का खाना अगर अच्छा बनाए तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे इंटरव्यू से पहले जब रिसर्च कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि आप, मुझे लग रहा था कि आपने लव मैरिज किया है, फिर बाद में मालूम पड़ा कि अरेंज मैरिज है। हाँ, arrange आप marriage लोगों को देख के लगता नहीं कि अरेंज, कहाँ से पता लगा ये सब चीज़ें? रिसर्च हमारा बहुत तगड़ा होता है। तो अरेंज मैरिज ही थी, फैमिली के थ्रू ही मिले थे। मैं अपनी वाइफ कल्पना से मिला था। मिलवाया था तो उसके फैमिली के थ्रू, फैमिली के थ्रू ही मिले थे। फिर पहली बार मिले तो फिर कैसे बातचीत हुई, बात आगे? बस आप बात- कलेक्टर बन चुके थे उसमें 2017 में शायद? नहीं, मैं सीईओ जिला पंचायत था। मैं महासुंदर सीईओ जिला पंचायत पोस्टेड था। तो शादी की उम्र भी हो गई थी, घर पे सब लोग बोलने लगे थे। फिर फैमिली के थ्रू किसी ने मिलवाया? हाँ, इनिशिएट किया किसी ने, फिर मैं जाके मिला, बात की। एक बार मिला, 10 मिनट बात, मुझे लगता है शायद 5 या 7-8 मिनट बात हुई थी। फिर सब कुछ अच्छा लगा, फिर दोनों साइड से हाँ हो गई। तो बड़ा वैसे मतलब सरप्राइजिंग भी है कि 5-7 मिनट आप किसी से मिलते हो और सीधे शादी क्या के लिए। बात होती 7 मिनट में? बस नॉर्मली बात हुई थी कि क्या अच्छा लगता है, क्या आपने बताया कि मैं कलेक्टर हूँ? नहीं, वो तो पता था कि आईएएस है। अच्छा। बट कलेक्टर तो उस समय नहीं था, मैं सीईओ जिला पंचायत था। बट आईएएस उनको पता था, मुझे पता था कि वो डॉक्टर है, आई सर्जन है। तो बस 5-7 मिनट बात हुई थी, फिर सब कुछ अच्छा लगा। बस फिर दोनों साइड से हाँ हो गई, फिर शादी हो गई। फिर 2000 दोबारा मतलब जब हाँ हो गई थी उसी के बाद में फिर दोबारा मिलना अलाउड था। अच्छा। तो जब हाँ हो गई थी उसी के बाद दोबारा फिर मिले थे। केवल एक बार की मीटिंग थी। फिर 2020 में शायद आपको बेबी हुई? हाँ तो वो लॉकडाउन का समय था? हाँ, कोविड की फर्स्ट वेव बस तब आई थी। तो मेरी बच्ची और कोविड लगभग साथ साथ ही आए उस थे। वक्त आप कोंडा गाँव में थे? नहीं, मैं उस समय स्टेट में था। उसके बस इमीडिएटली बाद में फिर मेरी पोस्टिंग कोंडा गाँव में हुई थी। तो आप लोग साथ में रहते थे उस वक्त? हाँ। तो कैसे मैनेज किया आपने कि कोविड चल रहा है, न्यू बॉर्न बेबी? स्टार्टिंग में तो बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में रात में सोता ही नहीं था। सुबह 6-8 बजे सोने जाता था। पर जब 3 महीने का था तब मेरा कोंडागांव कलेक्टर का जब पोस्टिंग आई थी तब तक थोड़ा स्लीप साइकिल ठीक हो गया था। बट स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़े डिफिकल्ट रहे थे। आप अरिजीत सिंह के फैन हैं, गुनगुनाते रहते हैं गाना अरिजीत सिंह का? हाँ, मतलब अरिजीत सिंह का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गिटार भी बजाते हैं? हाँ, मैं गिटार बजा लेता हूँ। बजाएंगे? अभी तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वैसे मेरी वाइफ वीडियोस डालती रहती है अपने मतलब फेसबुक पे, अगर मैं कभी बजाता हूँ ऐसा कुछ करता हूँ तो। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शायद आपने काफ़ी पोस्ट किए हैं? नहीं, एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। मेरी वाइफ ही मेरा इंस्टा देखती है। मेरी बेटी का भी इंस्टा मेरी वाइफ ही देखती है और अपना भी इंस्टा वाइफ ही देखती है। वो भी क्योंकि उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं होता तो बहुत ही ओकेजनली कभी कभार कुछ 1-2 पोस्ट डाल देती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आप डॉग लवर हैं? हाँ, डॉग लवर। मेरे पास में बचपन से हमेशा डॉग एक है। रॉटवीलर था? मेरे पास में पहले रॉटवीलर था, अभी मेरे पास में हस्की है। बहुत ही प्यारा डॉग है। अभी दौड़ा रहा था हमको बाहर। बहुत ही, वो बिल्कुल भौंकता नहीं है, बिल्कुल किसी को काटता नहीं है। उससे पहले जो मेरा डॉग था वो बड़ा खतरनाक था। रॉटवीलर, हाँ। कहाँ गया वो अभी? उन बेचारे की डेथ हो गई। कैसे? कुछ जब कॉलोनी में जब बाहर घुमाते हैं तो कुछ शायद खा लिया होगा, तो लीवर फेलियर हो गया था। फिर हस्की आपने कहाँ से लाया? फिर मैंने एक सीरीज़ देखी गेम ऑफ थ्रोन्स। अच्छा। उसमें जो डॉग्स थे वो मुझे बड़े पसंद आए। बट फिर मैंने रिसर्च किया कि वो इंडिया की क्लाइमेट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ी और रिसर्च की तो उनकी जो एक मुझे ब्रीडर मिले जो 6-7 जनरेशन से इंडिया में रख रहे हैं हस्कीज़ को, तो उनको मौसम में बड़ी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने वहाँ से लिया, तो ये काफ़ी मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इनको अपने क्लाइमेट से। जब आप फ्री होते हैं काम से क्या करते हैं आप? यूट्यूब चलाते हैं, मैं वीडियोस देखते हैं, सीरीज देखते हैं? नहीं, मैं टीवी मैं बहुत कम देखता हूँ। मतलब जैसे ही ऑफिस से आता हूँ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और कभी कभार फ्रेंड्स आ गए साथ में, जो सर्विस में जो दोस्त हैं वो आ गए तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मूवीज़ तो मैं बहुत ही कम देखता हूँ। मतलब पिक्चर हॉल में तो शायद साल में 1 या 2 बार, मतलब अभी की बात नहीं है, पिछले 10-15 साल में शायद साल में 1-2 बार चला गया तो बहुत बड़ी बात है। और आज कभी का टाइम मिलता है तो ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें कभी कभार कोई मूवी हुई, कुछ सीरीज कभी कभार कुछ देख ली। गेम ऑफ थ्रोन्स का जिक्र किया आपने? हाँ, वो बहुत फेमस था, बड़ा अच्छा था, उस टाइम पे इसलिए देख लिया था। बट बहुत कम देखता हूँ। कौन कौन सीरीज देख लिया अभी तक आपने गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा? गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा बॉलीवुड का कुछ? बॉलीवुड की मैं मूवीज़ अगर बहुत ज़्यादा तारीफ़ किसी की सुनता हूँ तो ही मैं देखता हूँ। किसकी तारीफ सुनी अभी आपने? जैसे इसलिए जनरली मैं मूवीज़ देखता हूँ जब वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती हैं,
और लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। तब जैसे मैं जब दंगल बहुत हिट हो गई थी तब जाके मैंने देखी थी कि वो और बहुत अच्छी लगी थी। तो बहुत कम देखता हूँ मूवीज़, अगर बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ हो रही है तो ही जाके मैं देखता हूँ। यूट्यूब तो चलाते तो तारीफ़ जब तक हो जाके ख़त्म भी हो जाती है तो वो मूवी पिक्चर हॉल से हट जाती है, फिर आप तब जब मैं फिर घर पे देखता हूँ। तो मूवीज़ और टीवी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहा है। तो यूट्यूब चलाते हैं? यूट्यूब, हाँ यूट्यूब में देख लेता हूँ, बट यूट्यूब पे मोस्टली यूट्यूब पे मुझे टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है। तो टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोस देख लिए, फिर गिटार के कुछ लेसन्स हैं वो देख लिए, गिटार की क्लासेस में लेता हूँ तो उनके ऊपर कुछ वीडियोस देख लिए, और बस इसी तरह का बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। बुक्स पढ़ते हैं? हाँ, मैं रीडिंग करता हूँ। मैं मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं लास्ट मैंने बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सेपियंस पढ़ी थी। ये लास्ट तो बुक पढ़ी थी मैंने 1-2 महीने पहले। फेवरेट बुक? मुझे भी जो लास्ट दोनों जो बुक पढ़ी थी दोनों बहुत अच्छी लगी, दोनों बहुत ही अच्छी थी। सर जैसे आपकी जो छवि है दुर्ग में, वो एकदम मतलब कह सकते हैं कि एकदम कठोर कलेक्टर की है, मुस्कुराते नहीं। मैंने बहुत कम आपको मुस्कुराते हुए देखा, हालांकि आज आप मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसी छवि क्यों बन गई है आपकी? पता नहीं किसने बनाई छवि, मैं तो हमेशा मुस्कुराते हंसते खेलते रहता हूँ। पर ऑफिस में क्या है कि जब आप काम करते हो तो अब हंसने मुस्कुराने नहीं, मतलब हंसने मुस्कुराने का ज़्यादा ऐसा कुछ शायद स्कोप भी नहीं होता होगा, बट अगर ऑफिस के बाहर देखेंगे तो ऑफिस के बाहर तो आप नॉर्मल ही हैं। हाँ, मतलब नहीं, ऑफिस के अंदर भी नॉर्मल ही रहता हूँ, पर ऑफिस में हड़काते रहते हैं बहुत लोगों को। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मतलब नॉर्मली वो ऑफिस में जो काम चलता है उसी तरह का रहता है, पर ऑफिस के अंदर और बाहर का मुझे लगता है कि डिफरेंस तो आता ही है। आप थोड़े से ज़्यादा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पे, जैसे ही ऑफिस से आप निकलते हो तो एक अलग तरह का माहौल हो जाता है, हंसी मजाक हल्के मिलेंगे फिर। इनफैक्ट जब लोग मुझे देखते हैं ऑफिस के अंदर और ऑफिस के बाहर जब घर की सेटिंग में तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब दोस्तों के साथ में जब बैठता हूँ तो केवल हंसना हंसाना ही होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आगे रहता है ना लेग पुलिंग में, मजाक वजाक करने में, वो मैं रहता हूँ हमेशा। तो अगर ऑफिस के लोगों को पता चले तो वो विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर फाइनली जब जैसे भी ऑफिस के लोगों को, मेरे साथ के जो ऑफिसर्स हैं, जब मैं बुला के 1-2 बार बैठे हैं तो मतलब वो उनको भी लगा कि बड़ा ही ज़्यादा ही डिफरेंस है ऑफिस के अंदर और ऑफिस के बाहर। फिर आप दुर्ग जिले पहुंचे तो यहाँ का कामकाज जब कोंडागांव से कितना अलग था? क्योंकि ये दुर्ग जिले के भी 5-5 मंत्री आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत रहता होगा आपको। दुर्ग में बहुत, कोंडागांव से बिल्कुल ही अलग है, पूरी तरह से अलग है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा 20-21 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, 11 अर्बन बॉडीज़ हैं, 5-5 मंत्री 6 फुल टाइम हमारे यहाँ पे माननीय विधायक हैं, 2 आंशिक एमएलए सीट्स हैं। तो मतलब बहुत अलग तरह का एक्सपोजर है, बट यहाँ पर भी काम करने में मज़ा आ रहा है। अभी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट किया, अर्बन एरिया पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो रोड पे गायों का इनका काफ़ी ज़्यादा देखा कर, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, एक्सीडेंट्स की, ट्रैफिक की। अभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो अर्बन के जो गुठान है, लगभग 3000 के आसपास गाय हम हमेशा रखते हैं। तो गायों को हमने काफ़ी, जो जानवर जो रोड पे घूम रहे हैं उनको काफ़ी हमने हटाया है। अभी भी मिलेंगी पर उतना नहीं रहेगा। फिर रोड साइड पे यहाँ पे इंक्रोचमेंट काफ़ी था अभी, तो उसको मैंने मेरे वीकली जो रिव्यू मीटिंग है उसमें मैंने डाल रखा है। लगभग 25,000 हमने जो ये दुकानों के सामने जो वो फ्रेम्ड इनके जो पोस्टर बैनर रहते हैं, सारे 11 नगरीय निकायों से हमने वो हटाए हैं, ताकि रोड पे रोड थोड़ी चौड़ी हो सके, रोड पे आवागमन थोड़ा आसान हो सके, पार्किंग के लिए जगह मिल पाए। इसी तरह से जो लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उन पे जो रोप लाइट जो रहती हैं लगाने वाली, तो लगभग पूरे शहर में सारे 11 जो हमारे शहर हैं सब में हम सारी लाइट्स पे लगवा रहे हैं। अभी गार्डन आपके गुड लिस्ट में हैं आप? मतलब अभी तो साहब से ही मैं पूछना पड़ेगा मुझे। जैसे कुम्हारी में एक तालाब बन रहा है, बड़े तालाब, आप वहाँ खुद जाकर निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। पिछली मरतबा मैं रिपोर्टिंग करने गया हुआ था वहाँ, जो वहाँ के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि दिवाली में सीएम साहब गिफ्ट देने वाले हैं। अभी फिर से दिवाली आने वाला 1 साल हो गया, तो कब बन के तैयार? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी, वो 26 करोड़ का एक पॉन्ड ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। उसमें अब जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है। वो जब भी साहब का टाइम मिलेगा, कभी भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है। फिर आप किसी को इंटरव्यू देते नहीं, आपने हमें इंटरव्यू दिया, तो कैसा लगा बातचीत करके आपको? बहुत अच्छा लगा, पहला इंटरव्यू भी आपका बड़ा सहज लगा, बड़ा सिंपल लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके। सर तो कैमरे में देख के बोल दीजिए कि केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। केपी न्यूज़ केपी न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इंटरव्यू लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, और
हालांकि मैंने गाना नहीं गाया। काफ़ी जो इनका जो कवरेज भी है, स्पेशली ज़िले के ऊपर जो जो मुद्दों के ऊपर जो उठाते हैं। जब यूट्यूब के बारे में जब बात की थी तो मैंने एक दो बार आपके चैनल्स, आपके जो चैनल है उसको मैंने देखा है। अच्छा। तो कई सारे इश्यूज़ और एक दो बार रैंडमली जब उनके कमेंट्स पढ़े तो कुछ समझ में आया कि अच्छा इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो नए नए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो ज़िले में जाकर अलग अलग जगह पर जाकर पॉइंट्स को निकाल रहे हैं। उससे प्रशासन को भी, पुलिस को भी बहुत सुविधा मिल रही है कि बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स आप लोगों से हमें मिल रहे हैं। और ज़िले में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, प्रशासन में क्या हो रहा है, वो सबके लिए मुझे लगता है कि ज़िले की जनता को, राज्य की जनता को केपी न्यूज़ सबको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि जानकारी से अवगत रह सके टाइम पे। तो अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, इससे पहले किसी को दिया नहीं था आपने। तो बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। काफ़ी लंबा हो गया।